जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे सी टेट एम पी टेट मैथ पैडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कृपया आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और पहले सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न क्या हुए, रिपीटेड हुए हैं, तो आपको नेक्स्ट आने वाली सीरीज में हेल्प मिलेगी। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 23.18, 22.2, 23.45, 22.28, 23.1 बढ़ते क्रम में हैं। इसमें हमको क्या करना है कि बढ़ते हुए क्रम में संख्या को लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 22.2। ठीक है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, 22.28। ठीक है, फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 23.1। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 23.18। और फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23.45। तो ये किस में है आपका, ये है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है, 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। ये प्रश्न हर शिफ्ट में आया है और हर 2011 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी पेपर हुए सभी पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या कहता है। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आप ले लीजिए, 9 6 बार 9 लिखना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए, 2 3 4 1 5। इनमें क्या बोला है, इनमें अंतर लिख दीजिए। ठीक है, तो 9 को 9 आ गया, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, 9 में गया 8 और 9 कितना गया, दहाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 9,89,999। तो 9,89,999 आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 42 और 62 के मध्य कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो ठीक है, देखिए जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है कि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए 42 और 62 के मध्य पूर्ण संख्या क्या होती है, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61। टोटल कितनी हो गई आती हैं, आप लिख लीजिएगा पूरा कितनी आती है, 61 तक लिख लीजिएगा और सभी को गिन लीजिएगा कितनी संख्या आ जाएंगी आपकी, आ जाएंगी 19 संख्या। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4/10, 7/10, 4/9, 2/15, 3/5 और 2/5 में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या भिन्न कौन सी है। चलिए देखते हैं, पहले हम ऑप्शन से देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 7/10 और 2/15। तो 7/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2/15 को क्या लिख सकते हैं, 0/6 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन तीसरा और चौथा देखते ही समाप्त हो गया, क्यों, क्योंकि 15 का भाग 2 में जाएंगे तो 0.7 से कम ही आएगा और 5 का भाग 3 में देंगे तो 0.7 से कम ही आएगा। ठीक है, तो पहला और चौथा ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, अब बचेगा कौन सा, पहला और दूसरा। तो पहले में 7/10 सबसे बड़ी संख्या और 7/10 दूसरे में सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं 2/15 और 4/9 में कौन सा छोटा है। तो 4/9 को क्या क्या ले सकते हैं, 4/9 को भाग दीजिए, 9 4 0, तो क्या जाएगा 0 0, 9 चौको 36, 9 चौको 36, तो क्या जाएगा इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 0/7 और सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई, और सबसे सॉरी इसका कितना आएगा, इसका कितना जाएगा, 0.6 नहीं होगा, इसका क्या जाएगा, 15 0 0, तो इसका क्या जाएगा, सॉरी
अरे यहाँ पे 15 नहीं, 15 का उल्टा यहाँ पे होगा 15/2 है ना, 2/15 है, तो क्या आ जाएगा 15। तो ये क्या जीरो, ये जीरो एक बार गया 15, लेकिन एक बार गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सबसे छोटी संख्या होगी 2/15। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों के नाम जिनमें दिनों की संख्या को 2 और 5 दिनों में विभाजित किया जा सकता है निम्न है। चलिए देखिए, एक कैलेंडर वर्ष है, उन महीनों के नाम जिनमें दिनों की संख्या यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट गलत करते हैं कि दिनों की संख्या दी है, दिनों की संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित किया जा सकता है, तो निम्न है। ठीक है, तो देखिए हम क्या जानते हैं कि कैलेंडर के वर्ष में महीने 30 या 31 दिन के होते हैं, 30 और 31 दिन के होते हैं। क्या फरवरी को छोड़कर फरवरी वर्ष में छोड़ के सारे माह 30 और 31 दिन के होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि 2 और 5 दोनों से विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। अप्रैल तो सभी महीने में कुल 30 दिनों की संख्या, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, 2 और 5 का क्या ले लेते हैं, 2 और 5 का हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उन जिनके दिनों की संख्या को 2 और 5 से 2 से विभाजित किया जा सके। ठीक है, तो पहले 2 और 5 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अप्रैल में कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं, 30 दिन। जून में कितने होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं। सितंबर में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। और नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। हम पहले ऑप्शन से देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, इनके इसमें सभी का विभाजित हो गया, ये क्या 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये क्या होता है, ये 2 से विभाजित हो रहा है और 5 से विभाजित हो रहे हैं। मतलब आपको पहला नंबर ऑप्शन ही सही होगा। पहला अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, पहला आंसर आपको, पहला ऑप्शन आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमन नाम के अक्षरों में कितने शून्य कोण है। ठीक है, अमन नाम के अक्षर में ले लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं शून्य कोण कितने हैं, ये ले लिए। ठीक है, अमन को बना लिया, ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है ऐसे, तो इसमें निम्न कोण क्या होगा, 1 2 3 निम्न कोण कितने हो गए, पहले ए अक्षर में कितने हो गए, 3 निम्न कोण हो गए। फिर एम बना लेते हैं, एम में कितने निम्न कोण हो गए, ये 1 2 और ये 3, इसमें भी 3 हो गए, इसमें भी 3 हो गए और इसमें भी 3 हो गए। फिर क्या है, ए, फिर से ए, तो इसमें भी 3 है, 1 2 और 3। ठीक है, और एन में कितने हैं, 1 2, एन में भी कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने, 3 3 6, 3 3 9 2, यार ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। अपने खाली समय में उसने उसका एक कोना मोड़ा, तो उसने देखा कि कागज के अब 5 कोने हो गए हैं। उसने शेष 3 कोनों को भी मोड़ दिया। अब इस कागज के कितने कोने हो गए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रमेश के पास एक आयताकार टुकड़ा है। ठीक है, हम पहले एक आयताकार टुकड़ा ले रहे हैं। यहाँ से हम एक आयताकार टुकड़ा ले लेंगे, क्या है अपना ये। ठीक है, एक आयताकार टुकड़ा ले लेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि अपने खाली समय में उसने उसका एक कोना मोड़ दिया। उसने, चलो मान लो ये कोना मोड़ दिया, कौन सा, ये कोना आपका मोड़ दिया उसने, जैसे ये वाला कोना। ठीक है, मोड़ दिया। तो पहले कितने थे उसके, 4 भाग थे। ठीक है, फिर जब एक कोना मोड़ दिया तो कितने हो गए, जब एक कोना मोड़ गया तो एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, कितने कोने हो गए, 5 कोने हो गए। ठीक है, अच्छा उसने चारों कोनों को मोड़ दिया, तब कितने हो जाएगी, तब कौन सी कितने हो जाएगी, मतलब एक कोण, पहले 4 कोण होते हैं, 4 कोने हैं।
उसके किनारे कितने 4 हैं। जब एक एक मुड़ा तो क्या एक बढ़ गया, इसको भी एक मोड़े तो कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको भी मोड़े कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसको भी मोड़े कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने, तो इस कागज़ में कितने कोने हो जाएंगे, 8 कोने हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिठाई की दुकान पर 1 किलोग्राम बेसन के लड्डुओं के डिब्बे में 25 लड्डू हैं। रेखा लड्डुओं के 4 डिब्बे खरीदना चाहती है, परंतु उसे एक डिब्बे में केवल 20 लड्डू लेने हैं। दुकानदार ने उसे इस प्रकार के डिब्बे बनाकर दिए, इन 4 डिब्बों का भार कितना होगा। चलिए देख लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि 25, एक डिब्बे में 25 लड्डू हैं। तो एक दुकानदार ने 1 किलोग्राम बेसन के लड्डू दिए, मतलब 25 लड्डुओं का भार कितना है, 1 केजी है। 25 लड्डुओं का भार कितना है, 1 केजी है। ठीक है, याद रखिएगा। चूँकि देखिए यहाँ ग्राम में भी आंसर दिया है, तो इसको क्या बदलेंगे, हम ग्राम में बदलेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और फिर यहाँ क्या बोला है, तो देखिए यहाँ पे 25 लड्डू का भार है। 25 लड्डू का भार कितना है, 1000 ग्राम है। तो एक लड्डू का भार कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम बटे 25, तो कितना आ गया 40 ग्राम। तो एक लड्डू का भार कितना आ गया, 40 ग्राम आ गया। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि रेखा लड्डुओं की 4 डिब्बे खरीदना चाहती है, परंतु उसने एक डिब्बे में केवल 20 लड्डू लेने हैं। मतलब उसको एक डिब्बे में 20 लड्डू लेने हैं, तो 20 लड्डुओं का भार कितना हो जाएगा, 20 लड्डुओं का भार कितना हो जाएगा, यहाँ 40 आया था, 40 ग्राम एक लड्डू का भार था, तो 20 गुणे 40, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 800 ग्राम हो गया। मतलब 20 लड्डुओं का भार कितना हो गया, 800 ग्राम हो गया। और चूँकि उसने इन 4 डिब्बों में लिया है, क्या किया उसने, देखा नहीं 4 डिब्बे में 20 लड्डू को भरना है, तो 20 लड्डू का भार कितना है, 800 ग्राम है। तो कितने डिब्बे लगेंगे, फिर 4 डिब्बे लगेंगे। इस 800 में 4 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया, 800 को 3200, कितना आ गया 3200 ग्राम। आप 3200 ग्राम क्या ले सकते हैं, 3200 ग्राम क्या ले सकते हैं, 3 किलोग्राम और 200 ग्राम, 3 किलोग्राम और 200 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तालिका में 2 स्तंभ एक्स और वाई हैं। स्तंभ एक्स में कुछ वस्तुएं हैं और स्तंभ वाई में उनकी मापन की इकाइयाँ हैं। स्तंभ एक्स की वस्तुओं का स्तंभ वाई में दी गई मापन की इकाई से मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई, एक कक्षा की विमान, जूते की फीता और केले की लंबाई, और इधर क्या दिया है कि इसको किस राशि में मापते हैं। ठीक है, हम देखते हैं एक्सप्रेस भी होता है, जो सड़कें होती है किस में होती हैं, किलोमीटर में होती हैं। ठीक है, कक्षा जो भी हम घर बनाते हैं या कक्षा बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, किस में होंगी, वो किस में होंगी, वो मीटर में होंगी। ठीक है, फिर जूते फीते की चौड़ाई, फीते की चौड़ाई बहुत कम होती है, तो किस में होगी, वो mm में होगी। और केले की लंबाई किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, किस में होगी, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, पहले का चौथा, मतलब तो चौथा मतलब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, फिर दूसरे का तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बीमा ने सिर पर लगाने वाला कुल 50 लीटर तेल खरीदा। वह इस तेल को 80 मिलीलीटर की बोतल में भरना चाहती है। ठीक है, तो उसे कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। देखिए 50 लीटर तेल है उसके पास, लीटर, तो इसको हम मिलीलीटर, चूँकि क्या मिलीलीटर में भरना है, तो मिलीलीटर में भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 50,000 मिलीलीटर हो जाएगा। और बटे कितनी, 80 मिलीलीटर की बोतलों में भरना है, तो 80 मिलीलीटर का भर दे दीजिए, कितना आ जाएगा, जी कट जाएगा, और 8 छंग 48, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो 625 बोतलों की आवश्यकता होगी उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5 की एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के 45 विद्यार्थियों से उसकी मनपसंद फिल्म शैली इस प्रकार के बारे में पूछा और आंकड़ों को निम्नलिखित तालिका के रूप में रिकॉर्ड किया। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, फिल्म शैली कार्टून हो गया और ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई। ठीक है, तो क्या बोला है, सबसे अधिक पसंदीदा और सबसे कम, देखिए सबसे अधिक पसंदीदा क्या कॉमेडी है,
और सबसे कम पसंदीदा कौन है? हॉरर है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। 10 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदार को माचिस की डिब्बियाँ बेचने के लिए 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर माप वाली कुछ माचिस की डिब्बियों का ऑर्डर दिया। उसे एक कार्टून में प्राप्त हुई जिसकी माप 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। उसे प्राप्त हुई माचिस की डिब्बियों की संख्या क्या थी? ठीक है, देखिए एक माचिस की डिब्बी का आयतन कितना है? माचिस की डिब्बी का आयतन कितना है? जितना 6 गुणे 4 गुणे 2, तो टोटल कितना होगा? ये 48 हो गया। 6 4 24 2 48। फिर कार्टन का आयतन कितना है? 60 गुणे 60 गुणे 60। ठीक है, तो हमको क्या करना? माचिस की डिब्बियों की संख्या निकालनी है। तो डिब्बियों की संख्या निकालने क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि ये जो कार्टन मिला है, कार्टन का आयतन बटे एक डिब्बी का आयतन। एक डिब्बी का आयतन कितना है? 48 है। तो कार्टन का आयतन कितना है? 60 गुणे 60 गुणे 60 बटे 48। बस हो गया। 12 × 44, 12 × 5 = 60। 4 से कट जाएगा तो 4 एकम 4, कितना बचा? 2, 4 × 5 = 20। तो कितना हो गया? 15 × 5 = 75, 75 × 60 4500। आपसे इस तरह का मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपका आ गया 4500। आंसर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? यहाँ पे पैटर्न बताना है कि लुप्त संख्या क्या है। 32 से 44 जाने में कितना लगा? 12। 44 56 जाने कितना? 12। 56 से आगे 12 जोड़ने कितना आ जाएगा? 6 2 8 और 5 1 6 68। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्न से क्या कहा जाता है? सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो बनाया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया सबटाइजेशन। सबटाइजेशन में क्या होता है कि आप वस्तुओं को बहुत जल्दी गिन लेते हैं। कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता सबटाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको ये वर्ड याद रखना है कि कम वस्तुओं को बिना गिने की योग्यता क्या कहलाती है? सबटाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अध्ययन प्रणाली सामग्रियों का उपयोग 4 भुजाओं की बहुभुज की आकृति में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है? तो देखिए, ठीक है, क्या बोल रहा है कि शिक्षण अध्ययन सामग्रियों का उपयोग 4 भुजाओं में बहुभुज की आकृति में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। पहला क्या है? ग्राफ पेपर। ठीक है, दूसरा जियो बोर्ड। ठीक है, तीसरा कैलकुलेटर नहीं, चौथा स्केल। बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देखिए, ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड और स्केल क्या है? शिक्षण अध्ययन सामग्री हैं जिनका उपयोग 4 भुजाओं में बहुभुज की आकृति में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन कैलकुलेटर का उपयोग नहीं किया, लेकिन इसमें कैलकुलेटर का कोई उपयोग नहीं है बहुभुज की आकृति को बनाने या बिगाड़ने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा ECCE का उद्देश्य होना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है में अपना ECC का प्रोग्राम दिया है, तो उसमें क्या उद्देश्य है उसका? पहला उद्देश्य क्या, पहला ऑप्शन क्या बोलता है? शिक्षार्थियों में परिक्रम कौशल का विकास करना, शिक्षार्थियों में मूल गण कौशल का विकास करना। तीसरा है बच्चों की संख्याओं में नाम लिखना। तीसरा गलत है, बिल्कुल नहीं है। और चौथा बच्चों की गिनती और गुण पहाड़े को याद करना। बिल्कुल, देखिए तीसरा और चौथा है तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सीधा क्या है कि हम बच्चों को किसी भी चीज़ को रटवाना नहीं है, हमें उसके रटवाने में फोकस नहीं देना है किसी चीज़ को। ठीक है, तो पहला दूसरा क्या बोलता है कि शिक्षार्थियों के परिकल कौशल का विकास करना, और दूसरा बोलता है शिक्षार्थियों के मूल गणन कौशल का। देखिए, जब तक शिक्षार्थियों के मूल गणन कौशल का विकास नहीं होगा तो उसका पूरा प्रारंभिक विकास नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, ECC में क्या होता है कि 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए बनाई गई है यह योजना, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मूल गण कौशल का विकास करना है तथा साथ साथ इसका उद्देश्य है कि बच्चों की देखभाल और बच्चों का देखभाल करना और सही दिशा निर्देश देना, जिससे कि करके सही दिशा निर्देश देके बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में गुणवत्ता का पूर्ण होना जरूरी है। तो ECC का ये महत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? संप्रेषण की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। पहला बोलता है, जब भी विद्यार्थी स्वयं समस्या को हल करते हैं तब शिक्षक श्याम पट पर सही उत्तर लिखता है। ये बिल्कुल नहीं है, संप्रेषण की वृद्धि में सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। दूसरा बोलता है, शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में छूटे हुए प्रश्नों को लिखने के लिए कहता है। बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सबसे उपयुक्त पूछा है। तीसरा बोलता है, शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या को हल करने के लिए अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही। जो भी उससे त्रुटि होती है या जो भी समस्या में प्रश्नों को हल करने में जो समस्या आती है तो उसमें क्या कहता है, उसको प्रोत्साहित करता है। ठीक है। चौथा बोलता है, शिक्षक गणित की कक्षा में केवल सटीक संप्रेषण पर बल देता है। बिल्कुल गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। केवल सटीक संप्रेषण पर बल देगा तो वो तो रटना हो गया, और हमारी शिक्षा नीति कह रही है कि हमें किसी भी चीज़ को रट के याद नहीं करना है, तो उसको समझना है जो हमें लंबे समय तक याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली गणित में अपरिभाषित है गणित की शब्दावली। ठीक है, देखते हैं। पहला उसमें क्या बोलता है, रेखा, ये तो परिभाषित है। बिंदु, यही परिभाषित है। चौथा, प्राकृतिक संख्याएं, ये भी परिभाषित है। और वर्ग के विकर्ण, ये परिभाषित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राहक सब्जी विक्रेता के पास सब्जी खरीदने जाता है। ठीक है, सब्जी खरीदने गया, वह 80 प्रति किलोग्राम के हिसाब से 650 ग्राम पालक खरीदता है। सभी विक्रेता मानसिक रूप से 650 को इतने में जोड़कर जल्दी से परिवर्तित कर, मतलब 50 ग्राम का वैल्यू कितना बताती है, 40, 100 का वैल्यू 8 और 50 का वैल्यू 4 बताती है, तो 52 बताता है। तो सब्जी विक्रेता ने निम्नलिखित से किस गणितीय अवधारणा का उपयोग किया है? इसमें जोड़ा है, बिल्कुल सही। अनुपात और समानुपात बिल्कुल सही। घटाव बिल्कुल सही। भाग नहीं, देखिए भाग नहीं दिया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है। देखिए जोड़ना, अनुपात और घटाव, देखिए इसमें उसने जोड़ा भी है और घटाया भी है और अनुपात भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 2, 3, घटाव तो नहीं है, सॉरी हाँ, इसमें क्या है, घटाव नहीं है। आपका इसमें क्या है, घटाव नहीं है। क्यों घटाया कहाँ है, ये देखिए एक तो जोड़ा है, ये जोड़ 52 से आ गया। फिर अनुपात सबका रेशियो में बदल दिया कि 500, 100, 50, ये रेशियो हो गया, घटाव नहीं है। यहाँ पे क्षमा करिए, घटाव नहीं है। यहाँ पे क्या है, भाग है। ठीक है, तो पहला तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो गया, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के अनुसार विद्यार्थियों की ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है? देखिए हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि वैन हेले के ज्यामितीय चरण कितने होते हैं, 5 ज्यामितीय चरण होते हैं। कौन से, 0, 1, 2, 3 और 4 चरण होते हैं। तो इसमें क्या, और चारों चरण की हमने आपको परिभाषा बताई थी। यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप सुनिएगा। देखिए जो 0 है, जो वैन हेले ज्यामितीय चिंतन के अनुसार जो स्तर 0 है, वो क्या कहता है, इसमें आकृति को पहचानना और उसका नाम बताना होता है। ठीक है, इसमें आकृति को पहचानना और नाम बताना होता है। पहला क्या बोलता है, ये पहला स्तर हो गया।
ये दूसरा स्तर क्या बोलता है, दूसरा स्तर कौन से जानते हैं हम, ये बोलते हैं आकृति की विशेषता बताना। ठीक है, आकृति की विशेषता बताना। स्तर तो क्या बोलता है, इसमें अनौपचारिक निगमन आकृति की विशेषताओं में संबंध समझाना। ठीक है, मतलब आकृति की जो विशेषता होती है उसमें उनका संबंध समझाना। ठीक है, स्तर 3 क्या कहता है आपका, कहता है कि औपचारिक निगमन का सत्यापन करना, मतलब किसी चीज़ को सत्यापित करना, उसको प्रूव करना। और स्तर 4 क्या कहता है कि ज्यामितीय परिणामों की तुलना करने में सक्षम होना, मतलब जो भी ज्यामितीय आकृति हैं उनकी तुलना करना। ठीक है, तो क्या बोला क्वेश्चन में कि एक आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, मतलब सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। इसमें क्या किया गया है, आयत समानांतर चतुर्भुज और चतुर्भुज में क्या की गई, इसमें क्या की तुलना की गई है। और तुलना किस में है, स्तर 4 में है। और स्तर 4 किस क्या है अपना, इसका इसमें क्या है कि स्तर 4 में क्या बोला गया है कि ज्यामितीय परिणामों की तुलना करने में सक्षम होना। ठीक है, और दूसरा में अब मैं आपको बताया कि दूसरा क्या बोला है कि आकृतियों की विशेषताओं में संबंध होना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या चौथे में क्या है, ज्यामितीय परिणामों की तुलना बताया है, उसके परिणाम की। लेकिन और दूसरे में क्या बताता है कि आकृतियों की विशेषता में संबंध होता है। तो यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज की विशेषता का संबंध बता रहा, तो आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। मतलब चरण 2 संबंधों की समझ। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर गणित के लिए शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए। पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है परिकल्पना सृजन एवं जांच पर, दूसरा उपदेशात्मक संप्रेषण पर, तीसरा बोलता है आगमनात्मक उपासन पर, चौथा होता है ड्रिल एवं अभ्यास पर। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को आगमनात्मक उपागम पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, आगे मानात्मक उपागम पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए, आपको जो मैथ पेडागोजी में इसमें आप टोटल 30 क्वेश्चन पूछता है। 30 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है और 15 क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल पेडागोजी से रिलेटेड पूछता है। तो जिसमें आपको वैज्ञानिक जैसे वैन हेले का आपको 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है जो ज्यामितीय चिंतन से है। ठीक है, और एक हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इससे भी 2 क्वेश्चन आता है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, इससे भी आपको 3-4 क्वेश्चन आता है। तो मैं इन सभी टॉपिकों को, ये हमारी मैथ पेडागोजी के प्रीवियस सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम इन सभी टॉपिकों को आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, आगमन उपागम, आगमनात्मक उपागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में किया जा सकता है। देखिए जी, प्रायिकता उसकी गणितीय अवधारणा पूछा है। तो देखिए, गणितीय अवधारणा में क्या होता है, कबड्डी के रूप में गणित याद रखते नहीं, फुटबॉल के रूप में नहीं, 500 साल का बिल्कुल 1 2 3 4 5 आता है, और ताश इसको भी आ सकते हैं संख्या होती। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया, 500 उछाल कर और ताश खेल कर। ठीक है, क्योंकि इसको आप अंक गणित के रूप में लिख सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अंक गणित के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है। यह पर आधारित प्रश्न का उदाहरण, किस पर आधारित होता है। देखिए, ब्याज का सूत्र आप कैसे आ सकते हैं, बोध से, कौशल से, अनुप्रयोग से नहीं, ज्ञान। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, उसको याद नहीं करेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप उस पर इसको याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं ज्ञान पर आधारित प्रश्न का उदाहरण, गणित के टेस्ट साधारण ब्याज का सूत्र ज्ञान पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष प्रस्तावित किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट
याद रखना है आपको। और ये कब किया था, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में तो ये रूपरेखा दी थी कि CBSE की सतत मूल्यांकन किस वर्ष प्रस्तावित किया, ये 2010 में प्रस्तावित किया था। ठीक है। और CBSE का आपको फुल फॉर्म पूछता है तो इसका CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है। तो चलिए, अगर फ्री PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर 8602118228 पर संपर्क कर सकते हैं और फ्री में PDF ले सकते हैं। और आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट में कृपया हमें बता सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।